नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एज पर अ सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट बियरस्टेड। ओके, रॉबर्ट बियरस्टेड एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी सोशल ऑर्डर, उसमें उन्होंने सोशियोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, तो आज हम वही देखने वाले हैं। ओके, तो सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, वेरी बेसिक थिंग। जैसा ऊपर हमने सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस में भी पढ़ा कि इट इज़ अ साइंस एंड इट इज़ अ इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट साइंस मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर साइंस फॉर इट्स मेथडोलॉजी, फॉर इट्स रिसर्च मैटर। ठीक है, उसका खुद का मेथडोलॉजी है, खुद का रिसर्च मैटर है, खुद का प्रोसेस एटसेट्रा ऑल। सेकेंड, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई सारे बच्चे सोशियोलॉजी एज अ साइंस जब पढ़ते हैं बुक्स में तो उसे फिजिकल साइंस के साथ कंपेयर करने लगते हैं, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, है ना, जैसे मैथमेटिक्स। सोशियोलॉजी एक फिजिकल साइंस नहीं है, इट इज़ अ सोशल साइंस, मतलब एक सोसाइटी की रिलेटेड साइंस है। तो फिजिकल साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट होती है, बट सोशियोलॉजी उतनी कंक्रीट नहीं होने वाली। उसमें कई सारे वेरिएशंस होंगे, कई सारी वेरिएबल्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक सोशल साइंस है विच इज़ स्टडीइंग द सोसाइटी। ओके, एंड नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। अब इसका मतलब क्या है? कैटेगोरिकल साइंस एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। कैटेगोरिकल मतलब ये आपको बेसिकली स्टडी करेगी सोसाइटी का, और आपको वो जो सब्जेक्ट स्टडी करके जो भी मटेरियल मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो आपको लिख के आपको प्रेजेंट करके दे देगी। इट विल नॉट टेल यू कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मेटिव का मतलब होता है सही और गलत, ऑट टू, व्हाट ऑट टू एक्चुअली, कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस आपको बताती है कि सोसाइटी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बेटर सब्जेक्ट, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट सोशियोलॉजी ऐसा कुछ नहीं कहती। सोशियोलॉजी बस ऑब्जर्वेशन करती है, उस ऑब्जर्वेशन पे वो बनाती है अपना प्रॉपर कंटेंट और उसको प्रेजेंट करती है। अब उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कोई और डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है। बट सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ये आपको ये नहीं बताती कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका भी वही मतलब है जो अगले पॉइंट का है। बेसिकली नॉलेज एक्विजिशन इज़ द मेन एम ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी का मेन एम नॉलेज का एक्विजिशन करना है, ना कि सोसाइटी में उसको अप्लाई करना है। अप्लाई हम सोशियोलॉजी का कहाँ पे करते हैं, वो अलग डिसिप्लिन होते हैं। लाइक सोशल वर्क एक मैं जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको मिलेगा, जिसमें सोशियोलॉजी का प्रॉपर कंटेंट यूज़ करते हैं हम टू अप्लाई इन द सोसाइटी। उसको हम अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। बट सोशियोलॉजी एज सच एक प्योर साइंस है, उसका मेन एम सिर्फ नॉलेज को कलेक्ट करना है, उसको अप्लाई करना नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि ये रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ज़रूरी नहीं है जब जब जो भी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं वो एज सच एग्जिस्ट ही करती है सोसाइटी में, वो एज सच सेम रहेंगी ऑल ओवर सोसाइटी। जैसे फैमिली है, फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करता है, बट इंडिया में फैमिली की इंस्टीट्यूशन के फीचर्स अलग हैं, अमेरिका में फैमिली के फीचर्स अलग हैं। तो इट इज़ अ रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट साइंस। थोड़े से कई वेरिएशंस आपको ज़रूर देखने मिलते हैं। ये कंक्रीट साइंस बिल्कुल नहीं है कि एक लॉ है तो वो दुनिया भर में सेम टू सेम लगेगा, बिकॉज इट इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। उसके बाद इट इज़ जनरलाइजिंग एंड नॉट इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। इसका क्या मतलब है कि सोशियोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल लोगों पे फोकस नहीं करती। जैसे साइकोलॉजी है, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स मोर रादर देन जनरल सोसाइटी।
जबकि सोशियोलॉजी है इट इज़ अ जनरलाइजिंग साइंस, मतलब हम सोशियोलॉजी के अंडर कोई भी सोसाइटी को, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को, इंडिविजुअल को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उससे जो वो मिलेगा हमको रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को से हम जनरलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता है। जैसे आप आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे संस्कृताइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन का, आप वेस्टर्नाइजेशन से फेमिलियर होंगे। तो वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है कि ऑल द इंडियंस आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड देयर कल्चर। तो हम पूरे इंडिया को पढ़ के ये तो नहीं डिसाइड करने वाले ना इट इज़ फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करते हैं, अगर रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके बेसिस पर जब हमने स्टडी किया तो हम देख रहे हैं कि लोग वेस्टर्न आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने ये चीज़ एक जनरलाइजेशन बना के पूरी इंडियन सोसाइटी पे लगा दी कि येस इंडियन सोसाइटी इज़ गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड। इसे जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। Coming to the next point, sociology is a general science and not a specialized social science. Again वही point in second word other words, ये एक जनरल साइंस है, स्पेशलाइज्ड साइंस नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हम स्टडी नहीं करते इसके अंडर, हम जनरल स्टडी करते हैं। हम किसी रिलेटिव ग्रुप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उससे मिलने वाले रिजल्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं ओवर सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज़ बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी एक रैशनल साइंस है बिकॉज ये रैशनल रीजंस को, एग्जांपल्स को, आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर करती है, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एम्पेरिकल साइंस। मतलब ये साइंटिफिक डेटा पे, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, ना कि आउट ऑफ लॉजिक ओनली। ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं करती, ये सिर्फ किसी सुपरस्टिशन या प्रेजुडिस के बेसिस पर नहीं है। इट इज़ जस्ट अ एम्पेरिकल साइंस जो प्योरली ऑब्जर्वेशंस और उनके बेस पे काम करती है। तो आई होप आपको ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी समझ आ गई होंगी। Moving ahead, we have few questions. अब हमने जब पढ़ा कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, तो सोशियोलॉजी को साइंस का जब कंसीडर कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा वाई। तो हम वो रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। कई बार कोई पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाई सोशियोलॉजी इज़ कंसीडर्ड एज साइंस, तो मैं उसी का जवाब देने की कोशिश करूँगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड एम्पेरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी। वही फिर से बात, इट इज़ सिस्टमेटिक मतलब इसका एक डिफाइंड प्रोसीजर है, डिफाइंड मेथड है, और एक एम्पेरिकल स्टडी करती है, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ठीक है। प्रॉपर डेटा के ऊपर बेस्ड हम बातें करते हैं, आउट ऑफ लॉजिक, आउट ऑफ बिलीफ हम बातें नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट यूज डिफाइंड मेथडोलॉजी। हर साइंस के पास खुद की एक मेथडोलॉजी होती है। सिमिलरली सोशियोलॉजी के पास भी इसकी खुद की मेथडोलॉजी है विच इट फॉलोज वाइल स्टडिंग द सोसाइटी, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंस। इसके पास वेरियस रिसर्च मेथड्स हैं। एक साइंस के लिए रिसर्च मेथड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप साइंस तभी है वो जब आप उसमें रिसर्च कर सकते हो। तो सोशियोलॉजी के पास भी खुद के वेरियस रिसर्च मेथड्स हैं विच इट यूजेस टू स्टडी सोसाइटी। आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे, अगर आप NCERTs खोल के देखेंगे ऑफ 11th क्लास इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसका लास्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट रिसर्च एंड मेथडोलॉजी, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं हर साइंस के पास एक लैब ज़रूर होती है। फिज़िक्स के पास फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री के पास केमिस्ट्री लैब, बायो के पास बायो लैब, कंप्यूटर के पास कंप्यूटर लैब। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सोशियोलॉजी के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट उठता है वो ये है कि सोशियोलॉजी अगर साइंस है तो इसके पास लैब का या एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करेगी। तो उसका आंसर ये है कि द सोसाइटी इटसेल्फ इज़ अ लैबोरेटरी फॉर सोशियोलॉजी, ठीक है। उसको एक अलग से लैब की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ लैबोरेटरी ऑफ सोशियोलॉजी। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वो हम सोसाइटी में ही करते हैं।
तो दिस इज़ इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट सीक टू एस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप। वो एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है वेरियस वेरिएबल्स की बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। जैसे उदाहरण के तौर पे फिज़िक्स कहती है कि या केमिस्ट्री कहती है कि H2O चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंपोजिशन होगा, वही आपको H2O मिलेगा। H2O वाटर आपको हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बना हुआ मिलेगा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए। तो अब ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन्होंने रिलेशनशिप बना दी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर हमेशा वाटर बनाएगा। इसी तरह से सोशलॉजी भी कई सारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है। जैसे सोशलाइजेशन के थ्रू ही एक बच्चा जो है वो सोसाइटी के लिए फिट बनता है। एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो सोसाइटी में सब कुछ सीखता है सोशलाइजेशन के थ्रू ही। ठीक है, सोशलाइजेशन जो है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में कई बार होती है फ्रॉम और वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम चलती है। तो ये कैजुअल रिलेशनशिप हैं जो सोशलॉजी एस्टेब्लिश करती है इन सोसाइटी। ठीक है, it develops generalized theories and hypothesis of social phenomena। अब जैसे कोई भी साइंस है, उसका सबसे मेन काम क्या होता है? थेरीज प्रपोज करना और एक्सप्लेन करना है कोई पर्टिकुलर फिनोमेना क्यों हो रहा है। जैसे फिज़िक्स हमें एक्सप्लेन करती है कि रेनबोज एक्चुअली क्यों फॉर्म होते हैं, ऐसे सोशलॉजी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना क्यों हो रहा है। जैसे कोई अगर डेवियंस वाला बिहेवियर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। कोई अगर पर्टिकुलर इंसान सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड क्यों कर रहा है। आपको जो एमाइल डरकहाइम का मैंने नाम बताया, उन्होंने एक प्रॉपर स्टडी की है सुसाइड्स के ऊपर कि कोई इंसान सुसाइड क्यों करता है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक जनरलाइज थ्योरी दी है। ठीक है, और एक तो सोशोलॉजी ऑल्सो proposes such generalized theories and hypothesis of social phenomena। ठीक है, thus we can say, हमने 6 पॉइंट देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सोशोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन that uses scientific methods to study social phenomena and generate knowledge about them। ठीक है, सोशोलॉजी एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है टू एक्सप्लेन सोशल फिनोमेनास और उनके बारे में नॉलेज क्रिएट और जनरेट करने की कोशिश करता है। मूविंग अहेड, हम एक और क्वेश्चन रेज करेंगे विच इज़ वाई साइंस ऑफ सोसाइटी। हमने देखा कि सोशोलॉजी इज़ अ साइंस, लेकिन साइंस ऑफ सोसाइटी ही क्यों? पर्टिकुलरली क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम सोसाइटी के एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हम सोसाइटी को पढ़ते हैं। तो वाई ओनली सोशोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज स्टडी ऑफ सोसाइटी, नॉट एनी अदर डिसिप्लिन? तो इसका आंसर है कि बिकॉज नो अदर सोशल साइंस स्टडी सोसाइटी इन इट्स एंटायरिटी। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो एक्विजिशन एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ को पढ़ती है, हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन पास्ट और एंशिएंट सोसाइटीज़ को पढ़ती है, साइकोलॉजी जो है वो एक मैन और इंडिविजुअल एंटिटी को पढ़ती है, मतलब पर्टिकुलर मैन पे फोकस रहता है उसका, ना कि पूरी सोसाइटी पे। पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैन और उसके रिलेशनशिप विद पॉलिटी पढ़ती है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है, उसके रिलेशनशिप क्या है, उनके बारे में पढ़ती है। ईच ऑफ द अबव सोशल साइंस हैज़ स्टडीज़ अ स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी, लेकिन सिर्फ सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन सोसाइटी को कम्प्लीटली पढ़ता है, जो उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ता है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फिनोमेना, उसके प्रोसेसेस एटसेट्रा के बारे में पढ़ता है और उनको उनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। इसलिए सिर्फ सोशियोलॉजी को स्टडी ऑफ सोसाइटी बोला जाता है, ना कि किसी और सोशल साइंस को। आई होप आपको ये क्लियर होगा। Moving ahead to the last section, which is scope of sociology. This is a very important topic क्योंकि कई बुक्स में ये बहुत वेगली दिया हुआ होता है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा सा बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश की है इसको। तो पहली एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वाइडनिंग विद टाइम।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इट इज़ अ न्यू डिसिप्लिन। तो क्योंकि न्यू डिसिप्लिन है तो उसका सब्जेक्ट मैटर बार बार बढ़ता जा रहा है, बार बार नए सोशोलॉजिस्ट आते हैं और उसके सब्जेक्ट मैटर को अलग तरह से डिफाइन कर देते हैं, कुछ नई चीज़ ऐड कर देते हैं। तो इट इज़ वाइडनिंग विद टाइम। पहले बहुत नैरो था, अब बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो हम इसके अलग अलग फेजेस में समझने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी कैसे बढ़ा और कहाँ से कहाँ चेंजेस आए इसमें। ओके, सो इनिशियल फेज़ हम मानते हैं कि बिफोर 1880 से पहले जो सोशियोलॉजी का फेज़ था, हम उसमें सोशियोलॉजी के स्कोप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन मैक्रो यूनिट्स। ये सिर्फ सोसाइटी की मैक्रो चीज़ों के बारे में बात करता था, जैसे आपका इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेजर चीज़ों की बात करता था, बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी नहीं करता था सोसाइटी की, ठीक है। जैसे आपके जो अगस्त कॉम्टे हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को दो उसमें हिस्सों में डिवाइड किया था, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स, ठीक है। और जो एक और सोशियोलॉजिस्ट रहे थे उस टाइम, सेंट साइमन, इन्होंने इसको सोशल फिज़िक्स का नाम दिया था। या साइमन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। सोशल फिज़िक्स का नाम इन्होंने इसको दिया था, मतलब ही वाज कंसिडरिंग इट एज अ फिज़िक्स। और ये मेजर मैक्रो जो फिनोमेनाज एंड चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, उनको पढ़ने की बात करते थे। ऐसे हर्बर्ट स्पेंसर की एक ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी है। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी में ये बात करते हैं कि कैसे सोसाइटी एक ऑर्गन है और अलग अलग जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के वो उसके ऑर्गन्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो इसके ऑर्गन्स हैं। ये भी सोसाइटी को मैक्रो लेवल पर पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद एक आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम सोशल प्रॉब्लम्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैक्रो लेवल स्टडी ऑफ सोसाइटी, नॉट अ माइक्रो लेवल स्टडी। तो हम देख सकते हैं इनिशियल फेज में ऑल द सोशोलॉजिस्ट वर कंसर्न्ड अबाउट मैक्रो यूनिट्स, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर गेव अ टर्म कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है दैट इट वाज चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी, पर ऐसा नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी, ना कि चार्ल्स डार्विन ने। मूविंग अहेड, सेकंड फेज़ ऑफ सोशियोलॉजी में हम देखते हैं 1880 से 1940s के बीच में। हम देख सकते हैं इस टाइम में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। नए सोशियोलॉजिस्ट आ गए हैं, जैसे मार्क्स वेबर, है ना, मैक्स वेबर, सॉरी मार्क्स नहीं, काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैक्स वेबर, ओके। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो लेवल स्टडीज़ पढ़ने की बात की। फिर एट द सेम टाइम्स अदर सोशियोलॉजिस्ट लाइक एमाइल डर्कहाइम, इन्होंने मैक्रो लेवल स्टडीज़ की बात की। तो अब क्योंकि पहले मैक्रो सिर्फ पढ़ाई होती थी, अब माइक्रो लेवल पे भी स्टडी शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली स्कोप डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो इस तरह स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी डिवाइड होना शुरू हो गया। और क्योंकि अलग अलग आइडियाज़ आने लगे लोगों के अपने अपने, तो दो डिफरेंट व्यूज़ सोसाइटी में एमर्ज हुए रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। पहला है फॉर्मल स्कूल, ये जो है वो मेनली माइक्रो लेवल स्टडी की पर फोकस करता है। दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, ये बोलता था कि सोसाइटी में सब कुछ पढ़ना चाहिए, माइक्रो भी मैक्रो भी। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, सिंथेटिक को लोग मैक्रो और फॉर्मल को माइक्रो मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। फॉर्मल स्कूल जो है वो माइक्रो लेवल पर पढ़ने की बात कर रहा है, वाइल जो सिंथेटिक स्कूल है वो सब कुछ पढ़ने की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमें माइक्रो भी पढ़ना चाहिए, हमें मैक्रो भी पढ़ना चाहिए, हमें इंडिविजुअल बिहेवियर को भी पढ़ना चाहिए, हमें सोशल स्ट्रक्चर को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस फेज़ में सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइड हो रहा है, ओके। मूविंग अहेड, थर्ड फेज़ ऑफ सोशियोलॉजी हम देखते हैं। थर्ड फेज़ में हम देख सकते हैं अब ब्लेंडिंग बिटवीन फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल। मतलब थर्ड फेज़ में जो सिंथेटिक और फॉर्मल स्कूल, सिंथेटिक कौन सा था, जो दोनों को पढ़ने की बात करता था, फॉर्मल स्कूल जो माइक्रो को पढ़ने की बात करता था,
उन दोनों में ब्लेंडिंग हो गई है। अब ऐसा कोई क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है कि आपको यही पढ़ना है। और ये जो ब्लेंडिंग है, इट वाज मोस्टली प्रमोटेड बाय सोशोलॉजिस्ट लाइक टालकोट पार्सन्स, मर्टन, है ना। इन सोशोलॉजिस्ट ने इसको ज़्यादा प्रमोट किया था। और इसका वंडरफुल एग्जांपल है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो सी राइट मिल्स का कॉन्सेप्ट है। सी राइट मिल्स ने एक सोशियोलॉजिस्ट ने उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। ये आपको आपकी NCERT 11th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा, इसका बेसिक्स। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो सी राइट मिल्स ने दिया था। इसका एक वंडरफुल एग्जांपल है जिसमें ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि कैसे किसी भी डिसीजन के कई सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये पर्सनल और पब्लिक इश्यूज़ वगैरह के रिलेशन की बात करते हैं कि कैसे जो किसी इंसान का पर्सनल इशू है वो एक्चुअली एक पब्लिक इशू है, ना कि सिर्फ उस पर्सन से रिलेटेड है। जैसे हमको कई बार लगता है कि पॉवर्टी इज़ अ पर्सनल इशू ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पा रहा है, उसका किस्मत ख़राब है इसलिए वो गरीब है। बट ऐसा नहीं है, वो कहते हैं इट इज़ अ पब्लिक इशू, क्योंकि पब्लिक पॉलिसीज़, हिस्टोरिकल सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि आज वो इंसान गरीब है। ओके, नाउ we'll move ahead to the present phase. Present phase of sociology is very confusing because virtually there are no boundaries in scope of sociology. Sociology almost हर तरफ जाके हर चीज़ को स्टडी कर रही है। मेडिकल सोशोलॉजी भी है, क्लिनिकल सोशोलॉजी भी है, आपका हिस्टोरिकल सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, सॉरी फॉर दिस, हिस्टोरिकल सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक सोशोलॉजी है। ऑलमोस्ट हर चीज़ को सोशोलॉजी पढ़ ही रही है। तो इसलिए वर्चुअली इट इज़ कंसिडर्ड दैट देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सोशोलॉजी राइट नाउ। तो इसको सम अप करते हैं, इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सो इट इज़ लाइक के इस स्कोप ऑफ सोशोलॉजी जो हम कह रहे हैं, इट इज़ दैट हम उसमें मैक्रो यूनिट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। हम उसमें माइक्रो यूनिट्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो में हम पढ़ते हैं सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, है ना। माइक्रो लेवल में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशंस और इश्यूज़ जो लोगों के बीच में आते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म मैक्रो स्टडी, मैक्रो यूनिट में हम पढ़ेंगे फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे काम कैसे काम करता है। माइक्रो लेवल स्टडी में हम करेंगे कि फैमिली का इंडिविजुअल बिहेवियर पे, इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये माइक्रो लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। माइक्रो लेवल की स्टडीज़ के कुछ एग्जांपल्स आपको यही हैं कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हो गया आपका, ठीक है। और मैक्रो लेवल की स्टडी के एग्जांपल हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो आती है आपकी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो आती है, ये मैक्रो लेवल स्टडी के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके। ओके, मैं इसको कोशिश करूँगा कि PDF में ऐड कर दूँ और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँ। विद दिस हमने अपना आज का टॉपिक डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंप्लीट कर लिया। इट वाज अ क्वाइट बिग लेक्चर। मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स को थोड़ा सा कंसाइज करूँ, बट नेवरदलेस इट वाज दिस फॉर टुडे। मैं कोशिश करूँगा ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की, यू कैन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर सोशियोलॉजी की ऐसी वीडियोस चाहिए तो रेगुलरली इस पर विज़िट कर सकते हैं। ऑल्सो अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड, Emile Durkheim, the sociologist, once said, each new generation is reared by its predecessor. The later must therefore improve in order to improve its successor. The movement is circular. बेसिकली ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ जनरेशन्स की बात कर रहे हैं कि हर जनरेशन जो है वो अपनी प्रीवियस जनरेशन पर डिपेंडेंट करती है। इसलिए अपने सक्सेसर्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी उनकी लाइफ इम्प्रूव होने वाली है।
So work hard to improve the life of your successors. Work hard to get something in your life. With this note, thank you very much. Please subscribe the channel if you and like, give a like if you like the video. And thank you. It was a large lecture. मैं huge lecture अगली बार से कोशिश करूँगा to concise it a little so that it does not go too much long. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thanks for watching and शायद मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डालूँगा so that it will be easy for you to study it. And with that note, thank you very much. Have a good day.